चलिए देशहित में हम सबसे पहले आपको वैक्सीन पर राजनीति का कॉमेडी शो दिखाएंगे। कॉमेडी शो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार का विरोध करने के चक्कर में कई नेताओं ने जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन का विरोध करना शुरू कर दिया, अपना ही मजाक उड़वा दिया। इन नेताओं ने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की मेहनत का अपमान करते हुए वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया, भ्रम फैलाया, उकसाया, भड़काया कि वैक्सीन लगवाने वाले बीमार हो सकते हैं, वैक्सीन लगवाओगे नपुंसक हो जाओगे, बीजेपी की वैक्सीन है, अल्लाह का इंसाफ, आसमानी इंसाफ, ना जाने क्या क्या। कभी वैक्सीन को गाली दी, कभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को टारगेट किया गया। अब वैक्सीन के लिए अब यही लोग ताली पीट रहे हैं। जी हां, इसलिए आज देशहित में आपके लिए सोचने का दिन है कि जो लोग वैक्सीन में फर्क नहीं बता सकते कि वो देश की वैक्सीन है या बीजेपी की, वो क्या देश के नेता हो सकते हैं? हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इस तस्वीर पर ताली ठोकिए, क्योंकि ये वैक्सीन पर चल रही राजनीति के कॉमेडी शो की सबसे सुपरहिट तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है कि राजनीति में कैसे अपनी सुविधा से पलटी मारी जाती है। तस्वीर में समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव वैक्सीन लगवाते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के बाद वैक्सीन को गाली देने वाले अखिलेश वैक्सीन के लिए ताली ठोक रहे हैं। पहले सुनिए कैसे अखिलेश ने वैक्सीन को बीजेपी की बताकर भ्रम फैलाया था। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। वैक्सीन मुलायम को लगी, असर अखिलेश पर हुआ। मुलायम को वैक्सीन लगते ही अखिलेश के लिए बीजेपी की वैक्सीन भारत सरकार का टीका हो गया। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। यानी अखिलेश ने वैक्सीन जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी सियासत का कॉमेडी शो बना दिया। उनके नेताओं ने भी वैक्सीन पर एक से बढ़कर एक घटिया पंच मारे। जान हर आदमी को प्यारी है, तो गड़बड़ हो गई तो मैं मार जाऊंगा, अभी न लगवाया जाए। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है। कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की समाज घाती राजनीति में कांग्रेस अलग ही लेवल पर है। जब देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, तब कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सरकार जबरन लोगों पर टीका थोप रही है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। लोग वैक्सीन ना लगवाएं, इसके लिए कांग्रेस के नेता पूरी मेहनत कर रहे थे, एक से बढ़कर एक बयान दे रहे थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था वैक्सीन खतरनाक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह चुके हैं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस की पंजाब सरकार ने कहा था पंजाब में वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होगा। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। राजनीति का ये कॉमेडी शो देख देख कर ही लोगों के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वैक्सीन देखते ही रेस लगा देते हैं। कम मना कर रहे हैं हमारे, जब हमारी ताई खत्म होगी, हमारे जब मना कर रहे हैं फिर कहा लगवाना। सोचिए, इन लोगों ने राजनीति के मंच पर वैक्सीन को कॉमेडी शो का हिस्सा बना दिया, अपने फायदे के लिए लोगों की जान दांव पर लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह कि इस भ्रम की भरपाई कैसे होगी? पलटी तो मार ली इन लोगों ने, लेकिन नुकसान तो बहुत पहुंचाया। बीजेपी की वैक्सीन अचानक से देश की वैक्सीन हो गई। 5 महीने पहले कहा था ना अखिलेश यादव ने कि वो बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे। अब आंखें खुली हैं, हृदय परिवर्तन हुआ। उनकी बातों में आकर आप सोचिए, अब उनके पिताजी ने तो वैक्सीन लगवाई, अब वो भी कह रहे हैं मैं भी लगवाऊंगा, लेकिन उनकी बातों में आकर
कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी कि बीजेपी की वैक्सीन है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि वैक्सीन लोगों के लिए खतरनाक है, गिनी पिग्स थोड़ी ना है इंडिया के लोग। यहां तक आ गया था मनीष तिवारी, आप बयानों की एक श्रृंखला है। तमाम नेताओं ने कहा था, वैक्सीन के खिलाफ भ्रम फैलाया, उकसाया, भड़काया। उनकी बात मानने वाले आज तक वैक्सीन से डरकर भाग रहे हैं। आज भी कई ग्रामीण इलाकों में जाइए, इनके बयानों का असर है। आज भी लोग भ्रम वाले वायरस के शिकार हैं, वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। जान जाए तो जाए, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक कोरोना से सब लोग सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक देश में कोई सुरक्षित नहीं है। 99 ने लगाई, एक ने नहीं लगाई, 99 का फायदा नहीं है। फिर भी ये सभी देश में भ्रम का जाल फैलाते रहे तो क्या दाग धुल जाएंगे? अब एक ऐसी खबर जो रूह कपा देती है। 5 साल की बच्ची पानी के बिना मर गई। अंजलि नाम था। एक अंजलि, पानी बिना उस नन्ही सी अंजलि की सांसें थम गई। यह हृदय विदारक घटना राजस्थान में हुई। राजस्थान के जालौर में बुजुर्ग महिला अपनी नातिन के साथ पैदल ही 15 किलोमीटर के सफर पर निकली थी। सफर का रास्ता रेतीले वीरान से होकर गुजरता था, जहां 7 किलोमीटर दूर तक पानी की एक बूंद भी इन दोनों को नहीं मिली। थक कर दोनों एक झाड़ी के पास बैठे। बच्ची पानी पानी करते हुए दम तोड़ गई और नानी बेसुध हो गई। एक चरवाहे ने सरपंच को फोन किया तो पुलिस ने बुजुर्ग को रेस्क्यू किया, लेकिन अंजलि नहीं बच सकी। एक तरफ रेत के टीले, दूसरी तरफ वीरान धोर। कुछ भीड़ सी लगी है, 2-1 वाहन है, दर्जन भर लोग हैं। सब झटके से, और इनके बीच वो दूर से कपड़ों का ढेर सा दिख रहा है। वही अंजलि है नहीं थी। वो अंजलि अब नहीं रही। पानी पानी रटते उसकी जान चली गई। वो 5 साल की मासूम बच्ची नानी के साथ पैदल ही सफर पर निकली थी। नीचे तपती रेत, ऊपर आग उगलता सूरज। 5 घंटे हो गए थे चलते चलते। अंजलि का गला सूखा। नानी से पानी मांगा, पानी नहीं था। पहले पैरों ने जवाब दिया, फिर सांसों ने साथ छोड़ दिया। अंजलि वहीं ढेर हो गई। तब वहां इतने लोग कहां थे? पानी पानी की रट सुनने वाला भी एकमात्र चरवाहा था, जिसने बच्ची के दम तोड़ने की खबर सरपंच तक पहुंचाई थी। फिर पुलिस को पता चला। राजस्थान की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बच्ची दम तोड़ चुकी थी। 60 साल की बुजुर्ग पानी पानी की रट लगाए थी। पुलिस वालों ने पानी पिलाया, महिला की सांसें लौटाई। ये महिला भी अस्वस्थ होकर बेहोश हुई। इसकी सूचना मिलने पर बाद में प्राधिकारी द्वारा इसको अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में महिला स्वस्थ है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐन मौके पर पुलिस पहुंच गई, वरना बुजुर्ग सुखी देवी की जान बचाना भी मुश्किल था। तो जो औरत थी उसका बहुत ही कम बीपी था, 60 सिस्टोलिक बीपी आ रहा था। हमने फटाफट सारी चीज़ें इमरजेंसी उसका ट्रीटमेंट किया और वो वृद्ध महिला बिल्कुल ठीक है। बुजुर्ग महिला की जान तो बच गई, लेकिन अंजलि की मौत ने सिस्टम के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब दे पाना आसान नहीं है। आखिर आजादी के 7-8 दशक के बाद भी हमने ये कैसा देश बनाया है जहां 5 साल की बच्ची पानी के बिना मर जा रही है? ये कैसा सिस्टम है जहां 10 किलोमीटर तक पानी का नामो निशान नहीं दिखता? ये कैसे विधायक और सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में पानी जैसी मूलभूत जरूरत भी पूरी नहीं की है? और जो देश गंगा यमुना से लेकर नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी की भूमि है, वहां अब ऐसा क्यों है
कि मरते को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कल्पना करके भी रूह कांप जाती है कि अब इस देश में पानी के बिना भी मौतें हुआ करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, ये खबर दिखाना आपको इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये खबर सिर्फ सरकार और सिस्टम पर ही सवाल नहीं खड़े करती है, ये पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि हो सकता है कि अंजलि की जहां मौत हुई वो रेगिस्तान का इलाका है, पानी कम है, संसाधन नहीं है, पोखरे तालाब नहीं है। लेकिन ऐसा रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में बन सकता है। ये डराने वाली बात नहीं बल्कि सचेत होने वाली खबर है। सचेत आपको सावधान करने वाली बात है कि भारत में जिस रफ्तार से जल स्रोत खत्म हो रहे हैं और भूगर्भ जल का स्तर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल डिसीड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये बेहद खतरनाक है। आपको बता दें, वाटर लेवल के दोहन की बात करें, अगर भूगर्भ जल के दोहन की बात करें तो 2015 में जल संसाधन पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में शहरी इलाकों में 50%, हैरान करने वाले आंकड़े सुनिएगा, भारत के शहरी इलाकों में 50% और ग्रामीण इलाकों में 85% पानी की जरूरत भूगर्भ जल से पूरी होती है, यानी कि ग्राउंड लेवल वाटर से। और इसके दोहन का असर है कि 2007 से 2017 के बीच भारत में औसत ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसका जलस्तर 61% की गिरावट उसमें दर्ज की गई है। वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल वाटर लगातार रिसीड हो रहा है। सही आपको बता दें कि भूगर्भ जल स्तर गिरने का नतीजा ये हो रहा है कि भारत में जल संकट बढ़ता जा रहा है। चेतावनी तो यहां तक है कि आने वाले 30 साल में भारत के 30 बड़े शहर एक एक बूंद पानी के लिए तरस सकते हैं। 2020 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने अनुमान लगाया कि अगले 30 साल में भारत के 30 बड़े शहर भयानक जल संकट का सामना कर सकते हैं। शहरों में अगर आपको लग रहा है कि कोई गांव दूर देहात का, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीनगर, दिल्ली, अगले 30 सालों में दिल्ली, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, जयपुर, कोटा, मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, ये तमाम शहर है जहां पर जल संकट आ सकता है। इन शहरों पर जल संकट का सबसे बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो पानी के लिए भूगर्भ जल पर सबसे ज्यादा निर्भर है। हम जमीन के नीचे से पानी निकालते जा रहे हैं और जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यही नहीं, 2000 से 2010 के बीच ग्लोबल वाटर स्केसिटी पर एक रिसर्च हुई थी। पता चला कि भारत में 22% पानी प्राकृतिक स्रोतों में जमा किया गया और 23% भूगर्भ जल का दोहन कर लिया गया। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में भूगर्भ जल के 24% हिस्से का दोहन, पूरी दुनिया के भूगर्भ जल के 24% हिस्से का दोहन अकेले भारत करता है। मतलब 1/4 भारत, जबकि चीन में 11%, अमेरिका में 11%, ऑस्ट्रेलिया में 1% से भी कम भूगर्भ जल का दोहन किया जाता है। मतलब हम जमीन से पानी तो निकाले जा रहे हैं लेकिन उनके नेचुरल रिसोर्सेस का संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं। हमारे देश में जो जल के स्रोत हैं जैसे तालाब, झील, पोखर वगैरह, उनकी तादाद दिनों दिन घटती जा रही है। मिसाल के लिए आपको माइनर इरिगेशन सेंसस का एक आंकड़ा दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पिछले साल 2000-2001 में भारत में 5,56,601 वाटर बॉडीज थी। 5,56,601 वाटर बॉडीज थी, जो 2013-14 में घटकर 5,16,303 रहेगी। मतलब इनमें 7% की कमी हो चुकी थी। और अगर यही सिलसिला इसी स्पीड से यही जारी रहा तो हम पानी बचाने और उचित उपयोग में कामयाब नहीं हुए तो आने वाले दशकों में भारत को भयानक जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देश हित में भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजार इसी महीने खत्म हो सकता है। जी हां, सरकार के सूत्रों के मुताबिक जायडस कैडिला इसी महीने अपनी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी मांग सकती है। इसी महीने इस वैक्सीन का ट्रायल वयस्कों के साथ साथ 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर भी किया गया। ऐसे में हो सकता है कि भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी पाने वाली ये कंपनी के अलावा उसके बच्चों के लिए और भी वैक्सीन, और कौन सी वैक्सीन आ सकती है, क्या स्कूल बिना वैक्सीनेशन के नहीं खुलेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर ये रिपोर्ट आपको दिखाएं। लेकिन इस बीच मुझे बताया जा रहा है कि एक खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, क्योंकि हर किसी की नजर इस वक्त बंगाल की सियासत को लेकर है। और बंगाल में नेता प्रतिपक्ष एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और बंगाल विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी, नमस्कार, स्वागत है जी न्यूज में। आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार शुवेंदु अधिकारी जी, आज बहुत बिजी शेड्यूल रहा आपका,
दिल्ली में हैं हाँ आप? जी, हाँ जी। अमित शाह जी से मिले, जेपी नड्डा जी से मिले, हाँ, मनसुख दिल्ली में मांडविया हूँ। जी से मिले। दिल्ली क्यों आए हैं? देखिए, दिल्ली देश का राजधानी है और बीजेपी नेशनल पार्टी है। जी। भाजपा का सेंट्रल लीडरशिप ने मुझे नंदीग्राम में चुनाव लड़ने का मौका दिया था। सब सीनियर लीडर का आशीर्वाद में मैं चीफ मिनिस्टर को हराई। उसका बाद जो 77 हमारी एमएलए आया चुनाव जीत के, नेता प्रतिपक्ष का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंट्रल लीडरशिप और विधायक ने मुझे दिया। इसलिए मैं दिल्ली आया हमारा पार्टी का दिग्गज लीडर को आशीर्वाद लेने के लिए और आगे के लड़ाई का मार्गदर्शन लेने के लिए। कैसी लड़ाई, थोड़ा विस्तार में बताइए ना, क्या लड़ाई? लड़ाई पॉलिटिकल, एक तो पॉलिटिकल बैटल है। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा तैयार होने के बाद पहले बार बंगाल विधानसभा में भाजपा की 77 एमएलए चुनाव जीती और कांग्रेस और लेफ्ट पूरा साफ हो गया। बंगाल विधानसभा में इस बार 3 खास बात आया। एक तो नॉन एमएलए चीफ मिनिस्टर जिन्होंने चुनाव लड़ी और हारी, नॉन एमएलए चीफ मिनिस्टर जी। दूसरा सीपीएम कांग्रेस 0, लेफ्ट एंड कांग्रेस बंगाल असेंबली में 0 और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचारधारा से बनाया पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का 77 विधायक। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी, आप 1500 किलोमीटर का लड़ाई सफर तय पॉलिटिकल करके लड़ाई आए हैं है कोलकाता से बीजेपी के, दिल्ली। और भी किसी मिशन के साथ आए होंगे, कोई मकसद के साथ आए होंगे, कुछ बात करने आए होंगे, कुछ बताइए ना। दिल्ली क्यों आए हैं? और बैक टू बैक बैठ के कर रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, मनसुख मांडविया, कल पीएम मोदी से भी मिलेंगे। क्या बात हुई, क्या बात करनी है? अरे देखिए, ये हमारी सेंट्रल लीडरशिप मुझे नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी दिया। मैं नेता प्रतिपक्ष बनने का बाद नेता का आशीर्वाद लेना और आगे का कैसे काम करना है मार्गदर्शन लेना। और जो 2 मई का बाद जो हालत पैदा हुआ, बीजेपी का वोटर सपोर्टर खास करके सनातन धर्म को मानने वाला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसका रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट सेंट्रल लीडरशिप का पास है। और भी लेटेस्ट जानकारी देने के लिए ही मैं दिल्ली आया। इसका अलावा मेरा कुछ एजेंडा नहीं है। अच्छा, बंगाल में जो हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा, वो रिपोर्ट, उस पर भी बात हुई है? वो रिपोर्ट देने आए हैं? हाँ, तो रिपोर्ट पार्टी का पास है। देखिए, सेकेंड में काउंटिंग का बाद तुरंत 4th में नड्डा जी का लीडरशिप में पार्टी का सीनियर लीडरशिप का टीम बंगाल दौरा किया 2 दिन का। 1 महीना बाद अभी भी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है, इस बीच में क्या क्या हादसा हुआ है, उसका भी डिटेल्स रिपोर्ट में हमारी सीनियर लीडरशिप का पास, पार्टी का अध्यक्ष पास, गृह मंत्री का पास मैं सौंपा। तो कल पीएम से भी मिलेंगे? क्या एजेंडा, क्या उनसे क्या कुछ सोचा होगा आपने? प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात है? क्या बात होगी बंगाल हिंसा को लेकर? हाँ, अपॉइंटमेंट मुझे अपॉइंटमेंट मिला, मैं आशीर्वाद लूंगा। बंगाल हिंसा को लेकर भी, बंगाल के माहौल को लेकर? नहीं, जो टॉकिंग पॉइंट है, जो टॉकिंग पॉइंट है जी, मुलाकात का पहले सार्वजनिक करना, मीडिया के सामने बोलना ठीक नहीं होगा। मैं अनुशासित सिपाही हूं, मैं आशीर्वाद लेने के लिए मुलाकात करूंगा। शुभेंदु अधिकारी जी, आपने मुलाकात की जेपी नड्डा, अमित शाह, मनसुख मांडविया, कल प्रधानमंत्री से भी आप मुलाकात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं आपकी पार्टी में टूट फूट मची है, भगदड़ मची हुई आपकी पार्टी में, सब घर वापसी में लगे हुए हैं, टीएमसी में जमीन खिसक रही है, इसलिए दिल्ली पहुंचे आप।
नहीं, जिसका नाम आप बताया ना, उसका कोई स्टेटमेंट का जवाब मैं नहीं दूंगा। ऐसा है क्या? रिपोर्ट वो भाई भतीजावाद, परिवारवाद का पार्टी का जवाब मैं नहीं दूंगा। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई आप जानते हैं, कई लोगों ने, कई बीजेपी के नेता जो टीएमसी छोड़कर आए थे घर वापसी के मूड में हैं। कई नाम है मेरे पास, आपको ज्यादा पता होगा, इसलिए आप दिल्ली आए हैं। ये अभिषेक बनर्जी से लेकर टीएमसी नहीं, नहीं, वो कोई क्या कह रही है छोड़ दीजिए। उसका जो स्टेटमेंट आया है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो भाई भतीजावाद, परिवारवाद समझता है, उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उसका जो स्टेटमेंट है उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आप सुन लीजिए, जो 38% से ज्यादा वोट मिला है बीजेपी को, 2,28,00,000 वोट मिला है, ये विचारधारा का वोट है, ये कोई इंडिविजुअल का वोट नहीं है। इंडिविजुअल चलता है रीजनल पार्टी में। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, करुणानिधि जी, स्टालिन, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उसमें ये सब चलता है। तो फिर घर वापसी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी से वापस टीएमसी में क्यों जा रहे हैं? बीजेपी का वोट मिला है सब विचारधारा का वोट है। बीजेपी का जितना वोट बंगाल में मिला विचारधारा का वोट है। आइडियोलॉजी के ऊपर वोट मिला 2,28,00,000, 39% के आसपास। तो फिर सब घर वापसी क्यों कर रहे हैं? कई लोग आपका साथ छोड़ने की या बीजेपी का साथ छोड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। कई नाम हैं, आप जानते हैं, दीपेंदु बिस्वास, सोनाली गुहा, प्रबीर घोषाल, अमोल आचार्य। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा। जो बीजेपी का कोई वर्कर, बीजेपी का कोई ऑर्गेनाइजर वो पार्टी से बाहर नहीं है, एक साथ एकजुट है। आपने शुभ्रांशु रॉय का फेसबुक पोस्ट पढ़ा, मुकुल रॉय के बेटे का? मैं कोई पर्सनल इसमें ओपिनियन नहीं दूंगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बीजेपी का जो वोट मिला, जो समर्थन मिला, वो विचारधारा का वोट है जी, वो पार्टी का वोट है, कोई इंडिविजुअल का वोट नहीं है। एक सवाल, मुकुल रॉय को लेकर भी कुछ खबरें हैं, नाराज चल रहे हैं क्या, या मना लिया गया, ऐसा कुछ है क्या? अगर आप कंफर्म कर दें। उनको टीएमसी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। कंफर्म करूं? आप डायरेक्ट मुकुल जी के साथ डायरेक्ट बात कर लीजिए। मुकुल जी पार्टी का दिग्गज लीडर है, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है। उसको कोविड हुआ था, अभी भी वीक है, उसका साथ आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। तो उनकी टीएमसी में जाने की ऐसी कोई चांस, कोई खबर नहीं है? गलत है ये सारी खबरें? मेरा पास कोई जानकारी नहीं है। आपका जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कोलकाता से जो इनपुट भेज रहा है उसको आप पूछ लीजिए। आप थोड़ा सवाल कुछ इशू पर पूछिए जी, जो इशू का साथ बंगाल का आम आदमी का जुड़ा हुआ है। बंगाल को क्या कठिनाई हो रहा है, बंगाल को जो पॉलिटिकल वायलेंस के नाम पर कम्युनल वायलेंस हो रहा है, बंगाल का लोग, सनातन धर्म का मानने वाला लोग क्यों बंगाल छोड़ के आसाम में शेल्टर ले रहा है, बंगाल का लोग क्यों दिल्ली के सीआर पार्क में शेल्टर ले रहा है, किस हालत ममता बनर्जी ने पैदा किया। अब दूसरा मुद्दा के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। अब तक 40 बीजेपी वर्कर्स सपोर्टर्स को मर्डर किया ये लोग। 300 से ज्यादा वुमेन के ऊपर मोलेस्टेशन और रेप हुआ। बंगाल की शेड्यूल ट्राइब को ऊपर अत्याचार हुआ। आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, ग्राउंड में आपका पत्रकार भेजिए। आप पर भी एफआईआर हो गई है, दिखाइए, भारत को देखना आप पर चाहिए। और आपके भाई पर भी, एक आपके भी पीछे पड़ी है ममता दीदी। वो एफआईआर वो सब नहीं, वो सब तो पीछे पड़ना चाहिए। तो नंदीग्राम का हाथ तो शिकार नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। चीफ मिनिस्टर हारी, चैलेंज लेकर नंदीग्राम लड़ने गई थी, नंदीग्राम से हार के घर लौट के आई, नॉन एमएलए चीफ मिनिस्टर। और यास तूफान की बैठक में भी आपकी वजह से नहीं गई, कह रही हैं कि एमएलए को बिठा दिया। आपसे उनको आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आप पर एफआईआर आपकी वजह से बैठक में भी नहीं गई।
ये नंदीग्राम हार के रिएक्शन है। नहीं, लेकिन ये फिर बंगाल, क्योंकि बंगाल में तो इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा को लेकर है, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर है। ये खूनी खेला थमेगा? क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब तो बात दूसरे मुद्दों की होनी चाहिए, लेकिन वहां हर दूसरे दिन कोई हिंसा भी, परसों में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। जयप्रकाश यादव, जी जी बिल्कुल, जगद्दल एरिया में, बैरकपुर का साटे हुए एरिया में जयप्रकाश यादव जो हमारी 25 साल का युवा मोर्चा का लीडर है, उसका ऊपर एक हुआ। नहीं तो कोई कार्रवाई होगी, राज्यपाल दखल देंगे, कोई संवैधानिक ऑप्शंस हैं? क्योंकि ये कब तक चलेगा, ये खूनी खेला जो है बंगाल में कब तक चलेगा? सुवेंदुदा, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है, आज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बोलिए ना। बिल्कुल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, ये बात तो स्टेट गवर्नमेंट को ही पूछना चाहिए। लेकिन हम लोग लीगल बैटल, पॉलिटिकल बैटल के लिए भाजपा की ओर से हम लोग काम कर रहा है। हमारी सभी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक इसके ऊपर काम चल रहा है। हम लोग पार्टी की ओर से लीगल बैटल और पॉलिटिकली जो करना चाहिए वो करने के लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कई सुवेंदुदा, कई बीजेपी के, बंगाल बीजेपी के नेताओं को धमकियां मिल रही हैं कि या तो बीजेपी छोड़ दो या बंगाल छोड़ दो, बंगाल में रहना है, दीदी दीदी कहना है। उनका क्या करेंगे? बंगाल देश के अंदर एक प्रदेश है। आप देख लीजिए, 5 स्टेट में चुनाव हुआ, असम में बीजेपी को सेकेंड टाइम शानदार प्रदर्शन मिला, पुदुचेरी में यूपीए से एनडीए जीता, तमिलनाडु में एआईडीएमके से डीएमके जीता, केरल में एलडीएफ का सरकार को फिर दोबारा चुनाव में जनता ने जिता दिया। 4 स्टेट में कहीं भी कोई संतरास का एलिगेशन, कोई पोस्ट पोल वायलेंस का एलिगेशन नहीं है, केवल बंगाल में हो रहा है। ये हो रहा है टीएमसी के कारण, और टीएमसी ने घुसपैठिया रोहिंग्या को सामने रखते हुए ये काम कर रहा है। इसका खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहिए कानूनी तरीके से विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहा है। कुछ दिन के अंदर ये बंद करने के लिए जो जो कार्रवाई करना चाहिए हम लोग करने के लिए तैयार है। सेंटर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अगर हालात इतने ज्यादा खराब हैं? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एमएचए का जो एडिशनल सेक्रेटरी होम है आईएएस गोविंद मोहन, उसका लीडरशिप में 4 मैन टीम बंगाल का दौरा किया और बंगाल में हालत का फुल जो इंस्पेक्शन है, डिजीज पर्सन के साथ मुलाकात, गांव-गांव घूमना, एससी एसटी कम्युनिटी लोगों के साथ बात करना, ये सब रिपोर्ट उन्होंने डाल दिया। देखिए, कुछ सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर ये लॉलेस का सिचुएशन खत्म हो जाएगा और बंगाल में लॉ ऑफ लैंड एस्टैब्लिश होगा। सुवेंदिता, एक सवाल ये है कि कमी कहां रह गई? क्योंकि अब ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चेहरा बनती हुई नजर आ रही है। उनको ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मोदी बनाम ममता होगा 2024 में। सुवेंदुदा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 2024 में मोदी बनाम ममता, क्योंकि ऑपोजिशन के मतलब मोदी और अमित शाह और पूरी सेंट्रल टीम्स के बावजूद ममता बनर्जी का रथ आप नहीं रोक पाए, उन्होंने जीत की हैट्रिक लगा दी। तो 2024 में मोदी बनाम ममता, वो एक चेहरा आपको नजर आती है? मोदी बनाम ममता 2024? नहीं, ये मैच नहीं करता। 2019 में 19 जनवरी ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से पूरा देश का सब पार्टी को ब्रिगेड में
लेकर मीटिंग किया था और यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया था। नतीजा आप देखा, उस वक्त टीएमसी का एमपी 34 से घट के 22 हो गया और 303 सीटों का साथ बीजेपी का शानदार प्रदर्शन हुआ। इसलिए एक रीजनल पार्टी, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, एक प्रदेश के अंदर कुछ कम्युनिस्ट, कुछ कांग्रेस और खास करके एक वर्ग का सब वोट को पोलराइजेशन करके चुनाव जीता। देश में ये नहीं हो सकता। पिछले बार 2019 में कोशिश की, बुरी तरह से फेल कर गई। इस बार भी हालत और भी गंभीर होगा। मोदी जी का नेतृत्व में भाजपा और बड़ा शक्ति का रूप में उभर कर आएगा। सुवेंदुदा, कमी कहाँ रह गई? आपने तो हरा दिया नंदीग्राम में ममता बनर्जी को, आपने जो कहा वो करके दिखाया, कमी कहाँ रह गई? कुछ कमियां नहीं है। बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। 2016 में 3 सीट था, अभी 77 सीट जीता। उस बार 28 लाख वोट मिला था, इस बार 2 करोड़ 28 लाख वोट मिला। उस बार बीजेपी का 10% वोट मिला था, इस बार बीजेपी को 39 के आसपास वोट मिला। बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा मिला, लेकिन जो मैजिक फिगर है 148 हम लोग क्रॉस नहीं कर। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, पिछले बार से भी अच्छा रहा और कांग्रेस सीपीएम पूरा साफ हो गया। प्रधानमंत्री से कल मिलेंगे इस जी 70। आप कंप्लीट कर लीजिए, बोल लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। कंप्लीट कर लीजिए। बोलिए ना, कंप्लीट है 77, अगले बार 177 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्या बंगाल की हिंसा को लेकर भी कुछ उनको बताया जाएगा? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं और राजनीतिक हिंसा थम नहीं रही है। आपका देखिए मैं प्रधानमंत्री जी का साथ पास जाऊंगा, आशीर्वाद लूंगा। क्या बात होगा, क्या बात नहीं होगा, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री भी है, हमारी नेता भी है जी। प्रधानमंत्री जी का चेयरमैनशिप में जो केंद्रीय इलेक्शन कमेटी है, उन्होंने मुझे नंदीग्राम में टिकट दिया। मैं नंदीग्राम में चुनाव जीता। जीतने का बाद दर्शन करना, आशीर्वाद लेना, ये मौका मिला, इसलिए मैं मुलाकात कर रहा हूं। उसका मुलाकात करने का एजेंडा मैं मीडिया में नहीं बताऊंगा, सॉरी। अच्छा रहिए, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सुवेंदुदा, बहुत बहुत शुक्रिया सुवेंदु अधिकारी। बंगाल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, आपने समय निकाला, जी न्यूज़ से बात की। और अब देशहित का अगला पड़ाव आपके लिए राज। नाम तो सुना होगा, मतलब ये डायलॉग वैसे तो आपने शाहरुख खान की फिल्म में सुना होगा। शाहरुख खान की फिल्म में राज मतलब रोमांटिक किरदार होता है, लेकिन दिल्ली से 13,000 किलोमीटर दूर कैरेबियाई आइलैंड एंटीगुआ में 13,000 करोड़ का एक भगोड़ा घोटालेबाज राज बनकर नई गर्लफ्रेंड बना रहा था। इस भगोड़े घोटालेबाज का नाम मेहुल चौकसी। आज जी न्यूज पर बारबरा जाबरी का, जिसे मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड कहा जा रहा है, वो खुद मेहुल चौकसी के कई राज खोलने जा रही है। बारबरा से बात की जी मीडिया के सहयोगी इंटरनेशनल चैनल व्योन के डिप्लोमेटिक और डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल ने। बारबरा ने सिद्धांत सिब्बल के साथ व्हाट्सएप पर मेहुल चौकसी से बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। स्क्रीन पर राज न्यू के नाम से बारबरा ने मेहुल चौकसी का नंबर सेव किया हुआ था। ये स्क्रीनशॉट भी भेजा गया। हमारी बात हुई है, व्योन की बात हुई है। नाम नकली, डायमंड रिंग नकली, पहले बैंक अब गर्लफ्रेंड से धोखा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मेहुल चौकसी ने ठगा नहीं। एक तरफ मेहुल चौकसी है और दूसरी तरफ ये लड़की जिसका नाम है बारबरा जाबरी का। बीते कई हफ्तों से बारबरा भारतीय मीडिया में सुर्खियों में है।
और उसकी वजह ये है कि बारबरा को भगोड़े मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। बारबरा पर मेहुल की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि उसके तथाकथित अपहरण और गिरफ्तारी के पीछे भी बारबरा का हाथ हो सकता है। जी मीडिया के सहयोगी चैनल वियॉन से बारबरा ने बात की और मेहुल चोकसी के धोखा चरित्र के कई अहम राज खोले। इनमें से एक राज इस नकली डायमंड रिंग का है। बारबरा के मुताबिक ये डायमंड रिंग उसे मेहुल चोकसी ने गिफ्ट में दी थी। मेहुल चोकसी ने गर्लफ्रेंड को नकली हीरा दिया। आज मैंने बारबरा से बात की, वही बारबरा जिसे कहा जा रहा है कि वो मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड हैं। मैंने पूछा कि उनके क्या रिश्ते थे मेहुल चोकसी के साथ और पूछा कि क्या वो जानती थी कि मेहुल चोकसी भगोड़ा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। There's a few things he lied about. First of all, from day one, he introduced himself, and every time he texted from different phone numbers, he introduced himself as Raj. And wherever we went for dinner or lunch, even his chef, everyone called him Raj to start with. Secondly, I told you I got those diamonds, the diamond ring and bracelet. And I took that yesterday to a jewelry shop, and it turned out that they said it's a great replica, or how to say. They said it's a greatly done, made, but they said it's not diamond actually. It just looks like a diamond. So, and again, he told me, you know, it's a diamond, and he had the diamond background. So he did lie about a few things to start with. हमारा उनसे सवाल था कि क्या वो मेहुल चोकसी के बारे सब कुछ जानती थी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनको एक डायमंड रिंग मिली है, उसका जिक्र करा और कहा कि ये डायमंड रिंग मेहुल चोकसी ने उनको दी थी। पर उनने ये भी कहा कि ये जो डायमंड रिंग है उसमें जो डायमंड्स थे वो फेक थे और नकली थे। मेहुल चोकसी ने सिर्फ नाम बदल कर ही नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड को नकली डायमंड देकर भी ठगा। रिंग देकर कहा यह असली डायमंड है, नकली डायमंड था। वियॉन से बातचीत में बारबरा ने बताया कि मेहुल उसके साथ जोर जबरदस्ती करना चाहता था। मेहुल की नीयत उसके लिए ठीक नहीं थी। पर हमने इन सवालों से शुरुआत नहीं करी थी। जो हमने सवाल उनसे सबसे पहले पूछा वो सवाल था कि बारबरा कौन हैं, और ये भी हमने पूछा कि उनकी जो मुलाकात है, उनकी सबसे पहली मुलाकात मेहुल चोकसी से कब और कैसे हुई। Myself, I am a property consultant. I'm representing some clients, high net worth individual clients from Europe and Middle East. So I've been visiting Antigua a couple of times in the last 2 years. Mm-hmm. And when I first met with well, I always knew him until last week as Raj. So when I first met with Raj, and you know, most of the staff and the people in the restaurant, everyone knows him and calls him as Raj. So when I first met with Raj, or Mehul Choksi, was last year in August, which was my second time on the island. The Antigua actually just, after COVID, they just opened up, but most of the hotels were still closed at this time, and there were only, like a few options available, a few Airbnb as an accommodation. So found something in Jolly Harbor area, and stayed in that harbor island for like 5 days. And for the weekend, managed to book the Coco Bay Hotel, which is like a nicer hotel and more things to do than the harbor area. So when was staying in the Airbnb, on the last day when I was with a friend that time and was checking out, and he was walking there, and he said that no problem, we can leave the
tea by the door or on the table. It's not a problem. He said that he's one of the person in charge and who is a shareholder. And, he represented himself as a really nice and well-connected person. And to be honest, this is pretty normal in the Caribbean, and especially in this, everyone is really nice and friendly and saying hi to each other. So it's quite a normal thing. Well, also this time he asked for my number, just in a normal professional way. And he said if we need anything on the island or need some, he said he knows people selling lands, property, yachts, or anything we need, he is the right person. So we were okay. We said okay, and then he saved my number. And on the same evening when we were in Coco Bay, he already texted in the same evening. बाबरा ने काफ़ी देर हमसे बातचीत करी, करीब 30 मिनट बाबरा ने हमसे बातचीत करी और इस बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताई कि कैसे एक तरफ से मेहुल चौकसी वो हरकतें करने लग गया जिससे उन्हें काफ़ी नाराज़गी हुई. After this, so I don't think I saw him anymore in August, to be honest. And then I came back to Europe. So in the last 6-8 months, he texted me every month asking when I'm coming back to the island. And we had that normal, casual relationship. And he was texting, every month or every few weeks. And then again, a bit with the COVID situation, the situation got released, and there was an opportunity again to travel in April. And again, I went to see and source some properties in Jolly Harbour and in other areas in English Harbour and other areas of the island. And then, so this time onwards, he started to, he started to be more flirty. He liked me, and we met more often. We met for we met for coffee, for evening walk, for dinner. He even came to my apartment a few times, or twice maybe. And then also once when I was in his office, he gave me a gift, a diamond bracelet. And he started to express more and more that he really likes me. And then first he wanted to do a diamond business with me. So he said that we can sell diamonds online, and if I have any buyer contact, and then he said he can help in many ways, and I can make good money, and he will help me to settle very well in my country, he said. So I kept convincing him that, this is a different industry, and I think I'm not interested to move into this diamond or jewelry business. So later on, the conversation started to move towards the property, which is more my interest. So he offered that, he said that he can invest and we can make a boutique hotel brand in Jolly Harbour. He said also we could do clubs, and he already has their properties, and apparently he has their restaurant. So he's very well settled and well connected there. So we got to closer and closer. As a friend, we talked a lot and spent a lot of time together. We spent some time in my apartment. We talked about business. We listened some music on the television. I was having some glass of wine that he brought for me. And then again, he wanted to kiss me. And I had, I had a bit of argument about this. And I told him that I explained this quite a few times to him, that, I'm a friend and a business relationship and a friend. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.